लेकिन बांग्लादेश आज की तारीख में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के इर्द गिर्द उनकी पॉलिटिक्स में बुरी तरीके से उलझ गया है। एक तरफ चीन ने बांग्लादेश में इतना डेवलपमेंट कर दिया है, लेकिन वो दो तरह का डेवलपमेंट है। आज की तारीख में अगर आप उसको देखें, आप उस पर गौर करें, आपको दिखाई पड़ेगा कि बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन असलियत यह है कि चीन भी किसी का दोस्त नहीं है। उसने जो डेवलपमेंट बांग्लादेश का किया है वो अपने हिसाब से किया है कि जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिटराइज कराना होगा, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल करना होगा, तो वो इसको पूरी तरीके से ये उसको मिलिट्री के इस्तेमाल में कर लेगा। वो चाहे अपनी जो है हैवी आर्म्ड आर्टिलरी हो या एयरफोर्स हो, उसके लिए बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। दो तीन बातें आपके लिए और करूंगा। एक साहब और हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख जो है नौजवान तैयार हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, जिसे कि गजवाए हिंद कर देंगे। अब मैं क्या कहूं इसमें, अभी तुमसे अपने हिसाब किताब हो नहीं रहे हैं, लेकिन मेढकी को भी कभी कभी जुकाम हो जाता है, तो वो कह रहे हैं 50 लाख लोग जो है चढ़ बैठेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी और जीडीपी ऐसा है नहीं, अब तुम 50 लाख की बातें सुन लीजिए सबकी 9-9 लाख की। तो अब अगर इस पे आप गौर करें, इस तरीके की भड़काऊ बातें और ये हर चीज थोप देना हिंदुस्तान के माथे पर, सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, अब शेख हसीना को लेकर के बहुत उनका कि पहले तो उनको हमें वापस कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान से बांग्लादेश को दीजिए। शेख हसीना के ऊपर उन्होंने जो सजाए मौत का उनको सजा भी दे दी है। उसके अलावा बांग्लादेश के एक दो और लीडर्स है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसमें खालिदा जिया जिसकी प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा आपके एक और हजरत हैं, वो अगर उनकी बात करें तो हसनत अब्दुल्ला, ये उन्होंने कहा था कि इंडियन हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए, और उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो चारों तरफ से मतलब ये ढूंढना मुश्किल है कि बांग्लादेश में कि हिंदुस्तान के हक में भी कोई बात करेगा। और तो और बल्कि यहां और कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स हैं, आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन पे हम कब्जा कर लेंगे, चिकन्स नेक को हम रौंद देंगे। पहले तो इसका एहसास होना चाहिए कि कौन किसको रौंद सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन ये इनके यहां देख लीजिए, यहां जो भी प्रेसिडेंट आता है या तो उसका कत्ल होता है या फिर सजाए मौत दे दी जाती है। ये 2-4 चीजें हैं, ये चीज गौर करने वाली है। और अभी तो जो वहां के हालात हैं आरजू साहिबा, कि एक लड़का है उसको वहां पर अभी हाल ही में इन्होंने जला दिया। उस लड़के का नाम क्या है, दीपू चंद्र दास, और उसको जिंदा जला दिया। ये सब जो दंगा फसाद चल रहा है, वहां के 2 प्रेस्टिजियस अखबार हैं बांग्लादेश के, उनके दफ्तरों में आग लगा दिया। अब उनके दफ्तरों में आग क्यों लगा दिया, क्योंकि परस्यूव ये किया जाता था कि ये दरअसल शेख हसीना के हमदर्द थे। हालांकि शेख हसीना के हमदर्द नहीं थे। द डेली स्टार नंबर 1, नंबर 2 प्रथम आलो, और इनके यहां जर्नलिस्ट को बड़ी मुश्किल से पुलिस बचा करके ले आई, क्योंकि भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ का मैंने नेचर बताया कि जो भीड़ का नेचर था वो टोटली सब युवा थे। और जुलाई ओकिया की ये जो हुजूम था, तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम हुआ, उसमें बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया गया, 20 मिनट की मीटिंग हुई और डिमार्च हैंड ओवर किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बातें थी, तो ये हालात आपके सामने हैं। और अभी हालात में अगले साल जो 12 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो हिंदुस्तान ने ये कहा कि आप यहां चाहेंगे कि इलेक्शन फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। और ये हिंदुस्तान ने मशवरा दिया था 14 दिसंबर को। तो मशवरे में तो खैर है ही, मशवरा देना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको बहुत सख्त लफ्जों में ये जवाब आया कि हम अपने यहां इलेक्शन क्या कराएंगे, इसमें हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। बहरहाल, लेकिन अगर बांग्लादेश में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, अगर वहां पर कोई किसी तरीके की कोई कट्टरपंथी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, खासकर हिंदुस्तान के लिए। आज भी जो इंडो बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हुए, वो आरजू साहिबा इसलिए खराब हुए क्योंकि हमारे यहां जब वॉर खत्म हुआ 71 में, 1 करोड़ की इलीगल बांग्लादेश माइग्रेंट्स थे, जिसमें तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इनको वापस जाने हैं। वो तो वापस गए ही नहीं, लेकिन करोड़ों और आ गए हमारे यहाँ।
और यही नहीं आए, रोहिंग्यास भी आ गए, इनको यहां बसाने की बात की गई। और हमारे यहाँ कई लोग ऐसे थे जो इनको हाथों हाथ लेने के चक्कर में थे, इसलिए इनका फैसिलिटेशन हो गया है। अब यहां चीज देख लीजिए कि पाकिस्तान का गेम प्लान यह है आईएसआई का कि बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान दोबारा बना दे। अब ये तमाम चीजें मेरे सिर्फ मकसद ये था कि आपका समय इतना लेने का कि ये समझ लें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है, और इन तीनों इंटरेस्ट की खींचातानी में अगर कोई पिस रहा है तो वो है बांग्लादेश, और उसके छींटे हिंदुस्तान पे भी पड़ रहे हैं। अब इसके लिए देखना जरूरी है कि मेच्योर गवर्नमेंट आए, एक फेयर माइंडेड गवर्नमेंट आए 12 फरवरी अगले साल जो इलेक्शन हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े में किसी को आउटसोर्स करना अपनी जमीन और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आरजू साहिबा किसी के भी हक में नहीं होगा। और ये बेहतर होगा कि सब लोग मिलजुल करके, पाकिस्तान भी कहीं जाने वाला नहीं है, हिंदुस्तान कहीं जाने वाला नहीं है, बांग्लादेश कहीं जाने वाला नहीं है, सबको यहीं रहना है। तो बेहतर यह होगा कि अमन व अमान, तिजारत के साथ और कोऑपरेशन के साथ सब लोग कोएग्जिस्ट करें। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सर कहा तो ये जाता है, हमने कई बार सुना यहाँ पर लोगों से कि छोटी सी छोटी कंट्री भी अगर कोई बन गई हो, चाहे वो बांग्लादेश से भी छोटी कंट्री हो, तो वो फिर खत्म नहीं होती है या दोबारा जाकर उन लोगों से नहीं मिलती जिनके साथ वो हटी होती है या जिनसे अलग होके मुल्क बना होता है। लेकिन सर अचानक से सिर्फ जो है शेख हसीना की हुकूमत हट जाने से इतना कुछ चेंज हो गया, जैसे कहते हैं मिनटों में बांग्लादेश में। उसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या पहले से ये सोच अंदर थी या अब अचानक से क्या आईएसआई वाले ऐसा कौन से चीज उन्हें घोल के पिलाएंगे कि वो रातों रात उनका माइंडसेट चेंज हो जाए? इसलिए कि हम तो यहाँ पर मिसालें दिया करते थे कि जी बांग्लादेश की एजुकेशन सिस्टम की वहां पर ये कि जी बड़ा अच्छा चल रहा है, हमसे बेहतर जा रहे हैं, फिर अचानक से ये काया पलट कैसे हो गई? आपने बिल्कुल वजह फरमाया आरजू साहिबा। बांग्लादेश की इकोनॉमी, उसका एजुकेशन, उसके रिसर्च पेपर्स, उसके पेटेंट्स बहुत आगे जा चुके थे। पर कैपिटा इनकम उसकी एक मिसाल थी, और ये भी लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश और तरक्की करे तो जितने रिफ्यूजीज हिंदुस्तान में आए हैं वो अपने आप चले जाएंगे बांग्लादेश, क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज और वहां की माली हालात हिंदुस्तान से बेहतर हो सकते थे 5 साल में। लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका जो 3 मुल्कों का जो इंटरेस्ट है, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान, वहां पर ये होने नहीं देंगे। अब ये जिसने कत्ल किया, अगर इस लड़के के इसके बैकग्राउंड में आप जाएं, फैजल करीम, तो ये जब पता लगा पूछताछ पे तो ये मालूम पड़ा कि एक फॉर्मर काउंसिलर और 20 बड़े बिजनेसमैन इसके पीछे हैं और इसमें करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि एक आदमी का कत्ल कराने में इतने करोड़ों अरबों रुपए फूके जाने की वजह क्या है? और इसके ऊपर देखिए 32 साल का ये नौजवान शरीफ उस्मान हादी अगर करोड़ों कोई खर्च कर रहा है तो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी के अलावा एक डीप स्टेट है। ये मैं बिल्कुल आपको अपने तजुर्बे से कह सकता हूं, और मैंने जो 2-4 एक्सपर्ट से बात किया तो उन्होंने यही कहा, इस पे जो कुछ भी आज बांग्लादेश में हो रहा है वो डीप स्टेट कर रहा है, और डीप स्टेट बांग्लादेश का नहीं, उससे ज्यादा कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान भी वही कर रहा है। चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, और तीनों की खींचातानी में ये सब जो हो रहा है कि बांग्लादेश का अपना वजूद, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग दोनों के ऊपर एक तरीके से ग्रहण लग गया है, एक्लिप्स लग गया है। वो शायद मोहम्मद यूनुस, ठीक है, वो दिखाई पड़ नहीं रही है मोहम्मद यूनुस साहब में। तो अब इसका जवाब क्या है? जवाब यह है कि फेयर इंपार्शियल इलेक्शंस हो, लेकिन जो डीप स्टेट है उसकी हरकतें बाज नहीं आएंगी, क्योंकि अगर फंडामेंटलिस्ट वहां पर जाकर के पकड़ में आएंगे वो किसी के हक में ठीक नहीं होगा, वहां और जुल्म ज्यादती होगी। अभी जैसे मैंने आपके सामने एक मिसाल दी कि एक लड़के को जिंदा जला दिया, और अगर जिंदा जला दिया तो वो घटनाएं और होंगी। दीपू चंद्र दास ये जिंदा जला दिया गया, और जो अटैक हो रहे हैं, इसीलिए बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब करके उनको ये प्रोटेस्ट रोक दिया गया। बांग्लादेश भी यही कह रहा है कि इंडियन हाई कमीशन को बंद करें और हाई कमिश्नर को कहिए वापस जाए। तो आरजू साहिबा, ये हालात अच्छे नहीं है, ये किसी तरह से जो है खुशगवार नहीं है, किसी भी तरीके से तसल्ली बख्श नहीं है। तो इसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि अगर वहां पर कोई तूफान आता है तो उससे सभी मुतासिर होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेशी के ऊपर उसके काले छींटे पड़ेंगे। सर कई लोग ये आरजू भी कह भाई, रहे हैं, सर आप सुन पा रहे? सर कई लोग जो हैं वो सोशल जी, मीडिया पे जो बात कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि भारत को चाहिए कि जितने भी बांग्लादेश के लोग मौजूद हैं भारत में उनको निकाल दिया जाए। क्या ये इस मसले का हल है आपके ख्याल से? आरजू साहिबा, वो बात करें जो प्रैक्टिकल हो।
हम ये बात सुन रहे हैं सन 71 से। आज सन 71 को ये हो गए 29 और 25। आप ये देख लीजिए, जमाना बीत गया, 2 जनरेशन निकल गए और हमने कितने बांग्लादेशी सिटीजन वापस कर पाए। पहले देखें, हम दावा कर रहे हैं उनको जाना चाहिए, हम ये कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंचाइज कर दें, वोटिंग राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स खत्म कर दें, सरकारी जो इमदाद होती है वो बंद करें, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन कोई ये समझे कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों को हम वापस भेज सके, और मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा कि वो अपने अपने वतन वापस चले जाएं। लेकिन हमारे चाहने से नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल जो स्टैटिस्टिक्स है, कि मैंने वो भी दिन देखा था कि जब 1 लाख पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर आए थे, उनको ले आना, यहां पर प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में रखना और उनको सेफगार्ड रखना, वो भी मैं समझता हूं कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। और इनको डिपोर्ट करना मैं चाहूंगा जरूर हो, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा। और अगर एक बार हम चाह भी लें तो यही एक हो सकता है कि बांग्लादेश से बिना एग्रीमेंट के वो मुमकिन नहीं है। और क्या बांग्लादेश एग्री करेगा? क्या बांग्लादेश एग्री करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। और अगर एग्री नहीं करेगा तो किस बुनियाद के ऊपर और किस कानूनी बुनियाद के ऊपर हम उनको डिपोर्ट करेंगे? तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये होता है कि जो हमारा एक सोसाइटी है, जो सिविल सोसाइटी है, वो बिल्कुल सही कह रही है, इनको वापस जाना चाहिए। लेकिन उसके बारे में वो भी मशवरा हमें दें और तरीका बता दें कि कैसे हम इनको डिपोर्ट करेंगे। क्योंकि सर ये तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के लोगों के लिए कहता है कि जी वो लोग जो है यहाँ पर टेररिज्म कर रहे हैं या कुछ भी क्राइम कर रहे हैं तो उनको निकाला जाए। तो सर इतना आसान तो नहीं है। अगर बरसों से रखा गया हो तो आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान भी कभी ऐसा कर पाएगा कि अफगानिस्तान के तमाम लोगों को यहाँ से निकाल दे? वैसे जिस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लिए, उससे तो सर सिर्फ नफरतें ही बढ़ रही है और मामला और खराब होते दिखाई दे रहे हैं। बेशक, लेकिन अगर आप इसको तौल ले अगर एक बार कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो बाउंड्रीज हैं, एक तरीके से बहुत नजदीकी संबंध है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या सच में एक है? बिल्कुल, क्योंकि आज के बांग्लादेश को जब हम देखते हैं तो तस्वीर बहुत कुछ वैसे ही दिखती है जैसे कभी पाकिस्तान की दिखती रही है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, जबरन धर्मांतरण की खबरें और अल्पसंख्यकों को डराकर चुप कराने की कोशिशें, ये सब कोई अफवाह नहीं है। ये जमीनी सच्चाई है जो आजकल आप न्यूज में देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब कोई भारतीय ये कहता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की मानसिकता एक जैसी होती जा रही है तो पाकिस्तानी पत्रकार भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से मत मिलाओ। लेकिन सवाल ये है, अगर सोच अलग है तो जुल्म का तरीका वही क्यों है? अगर मुल्क बदल गया है तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत क्यों नहीं बदली? 1971 में बांग्लादेश इसलिए बना था क्योंकि पाकिस्तान ने वहां के लोगों पर अत्याचार किया था, भाषा छीनी थी, संस्कृति दबा दी गई और लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन आज 50 सालों के बाद भी उसी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वही डर, वही असुरक्षा, वही खामोशी क्यों दिखाई देती है? आज भीड़ के नाम पर, धर्म के नाम पे, राजनीति की आड़ में कमजोरों को निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात है कि चुप्पी, सरकारों की चुप्पी, मीडिया की चुप्पी और तथाकथित सेकुलर आवाजों की चुप्पी। पाकिस्तानी पत्रकारों को गुस्सा इस बात का नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, गुस्सा इस बात का है कि कोई शख्स उनकी मानसिकता को आईना दिखा रहा है। और सच कड़वा होता है, लेकिन सच यही है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक झंडा बदलने से इतिहास नहीं बदलता है। आज बांग्लादेश अगर इसी रास्ते पर चला तो फर्क सिर्फ नाम का रहेगा, काम वही रहेगा जो कभी पाकिस्तान ने किया था। और यही वजह है कि भारत को सतर्क रहना होगा और सच बोलते रहना होगा, क्योंकि मानवाधिकार किसी देश की सीमा नहीं देखते और जुल्म पर चुप्पी सबसे बड़ा अपराध होती है।